जेड भी, अब जेड केवल जुबान पे हमारा के जेड। क्योंकि वहां पे उसका कोई शत्रु नहीं था। आज के दिन ये अपील करता हूँ कि हम ये संकल्प लें। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विष्णु नेगी स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में और देहरादून के इस खूबसूरत पार्क से। जैसे कि शाम का बजा हुआ है 5 और हम आज प्रकृति की गोद में आ रखे हैं। जैसे कि आज है प्रकृति संरक्षण दिवस, तो इसलिए हम विशेषकर आज ब्लॉग बनाने वास्ते प्रकृति गोद में आ रखे हैं। नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज प्रकृति संरक्षण दिवस है, यानी कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन, प्रकृति की सुरक्षा करना और उसको व्यापक रूप से उसका विस्तार करना। तो मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को प्रकृति संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से आज के दिन ये अपील करता हूं कि हम ये संकल्प लें कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो और जीवन खतरे में पड़ जाए और हमारा ये जो पर्यावरण है इसका संतुलन बना रहे। जीवन से तात्पर्य मेरा केवल मानव जीवन से नहीं, अभी तो इस प्रकृति में जो विद्यमान जड़ चेतन है, या विज्ञान की भाषा में कहें जैविक अजैविक जितने भी सब्सटेंस हैं उनसे मेरा तात्पर्य है, जो इसके निर्धारण में इसके अस्तित्व में शामिल है, इनसे मेरा तात्पर्य है। तो आप लोगों से पुनः ये अपील है कि हम हमेशा इसका मतलब संरक्षण करें और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जो है इच्छाओं की पूर्ति करते करते प्रकृति का संरक्षण भूल जाएं और हमारे सामने आने वाले समय में जीवन का संकट खड़ा हो जाए, एक प्रश्न चिन्ह बन जाए। तो मुझे इस संदर्भ में एक प्रकरण याद आ रहा है। वो ऐसा है कि लगभग 15वीं शताब्दी की बात है। मॉरिशस अब तो देश है, लेकिन उस समय एक टापू था समुद्र के बीच में। तो लगभग उसका जो क्षेत्रफल है 15,000 वर्ग किलोमीटर का है और उसमें जो है कैलवेरिया जाति के वृक्ष थे, पूरा वनों से आच्छादित था पूरा टापू। और उसमें एक पक्षी रहता था, उसका नाम था डोडो। और पुर्तगाली भाषा में डोडो का अर्थ होता है बुद्धू या मूर्ख। तो ये दोनों चीजें थी उस पूरे मतलब जो है भूभाग में, वो विचरण करते थे, फल रहे फूल रहे थे। लेकिन जब 15वीं शताब्दी में डच लोग या पुर्तगाली लोग उस द्वीप में आए, मॉरिशस में आए, तो उन्होंने डोडो को देख करके उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि डोडो एक ऐसा पक्षी था, नाम का तो पक्षी था लेकिन वो उड़ान नहीं भर सकता था। वो केवल मतलब जो चल के ही अपना सफर तय करता था, उसे उड़ने की आवश्यकता हुई नहीं, क्योंकि वहां पे उसका कोई शत्रु नहीं था। तो वो समान रूप से जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करता था। तो जब पुर्तगाली लोग वहां पे गए तो उन्होंने देखा, उनके मन में एक भाव आया कि बड़ा सीधा शांत मूर्ख प्राणी है, तो क्यों नहीं इसका शिकार किया जाए। तो जब उसका शिकार किया उन्होंने, उसका मांस खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो फिर उसके बाद ही उसका शिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मारना बड़ा आसान था। वो इर्द गिर्द घूमता था, उसका शत्रु वो जानता ही नहीं था मेरा शत्रु भी कोई। अब ऐसा करते करते कई समय बीत गया। बाद में जो कई यूरोपियन कंट्री भी हुई आई, वहां पे आई, तो वहां पे वो भी यही करते रहे। वो डोडो प्राणी का क्या करते रहे, शिकार करते रहे, उसका मांस खाते रहे। तो बहुत लंबे समय 17वीं शताब्दी के पास जाकर के उसका परिवर्तन, उस डोडो प्राणी जो है, वो जो पक्षी था उसका अस्तित्वहीन हो गया। वो मतलब उसका अस्तित्व मिट गया, इतना शिकार जब उसका हुआ। तो उसके रिजल्ट कब आए, 17वीं शताब्दी में उसके रिजल्ट आने शुरू हुए। तो जब वहां पे मतलब लोगों का ध्यान गया, तो जब वहां कैलवेरिया जाति के वृक्षों की गणना की गई, तो मात्र उस समय वहां पे केवल जो है 77 पेड़ थे। तब ये बात आई कि ऐसा कैसे हुआ, इससे परिवर्तन कैसे हुआ। तब उसमें शोध कार्य हुए, वैज्ञानिकों ने शोध की। तो शोध से पता चला कि जो यहाँ पे डोडो पक्षी था उसका इसके साथ में बड़ा संबंध था, पर्यावरण का को एग्जिस्टेंस बोलते हैं उसके लिए, सह अस्तित्व, यानी उनका जीवन आपस में जुड़ा हुआ था। क्योंकि जो कैलवेरिया जाति के जो फल, पेड़ों के जो फल होते थे, उन फलों को डोडो पक्षी खाता था। और जब वो फलों को खाता था
तो उसके जो बीज होते तो बाहर का जो चिकल होता है उसका तो बहुत हार्ड होता है। ये तो सीधे मतलब जो जमीन में पड़ता है तो जमीन में पड़ने से जो है उसमें अंकुरण नहीं होता है, चाहे वो पड़े रहें लेकिन उनमें अंकुरण कभी नहीं होगा। तो डोडो पक्षी जब उसका फल खाता था तो फल खाने के बाद जो है जब वो फल उसके पेट में पचता था तो वहाँ पे जो है बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं, एसिड्स हैं, उसके द्वारा जो है वो जो छिलका था वो गल जाता था। और गलने के बाद जब उसके जो बीज होते थे उसके मल के रूप में जब बाहर धरती में गिरते थे तब उसके बीजों का अंकुरण स्वतः ही हो जाता था। तो इस तरह से पुराने पेड़ जब खत्म होते थे तो नए पेड़ उगते थे। तो लगातार जो है वहाँ पे उन पेड़ों की संख्या और उस जीव की संख्या क्या थी, नियंत्रित थी। लेकिन जब हमने छेड़छाड़ की प्रकृति के साथ में उस जीव को जब मिटा दिया तो उससे उस जाति के पौधों पे असर पड़ गया। तो कहने का मतलब कि उदाहरण था ये कि ऐसे ही मतलब हमारे साथ आज भी हो रहा है। कई प्रजातियां ऐसी जो लुप्त हो गई हैं और हम जो है उनके संरक्षण की बात इसीलिए करते हैं कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में एक फूड चेन बनती है, आहार श्रृंखला बनती है, जीवों से जीते हैं। उस आहार श्रृंखला में क्या होता है, हर जीव का एक नंबर होता है और उस श्रृंखला में यदि हम जो है जो प्रकृति की व्यवस्था है उसके हिसाब से चलते रहे तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब वो सारा वन क्षेत्र मतलब जो है खत्म हो गया, मतलब मात्र 77 पेड़ रहे तो उसका असर क्या होता है, एक मतलब पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई, वो डेजर्ट बनना शुरू हो गया। तो साइंस की भाषा में उसको कहते हैं प्लांट सक्सेशन, कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाती है तो सक्सेशन कहलाती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो। तो ऐसा भी जो है आज बहुत देखने को मिल रहा है। तो हमारे द्वारा इस तरह के कार्य नहीं किए जाने चाहिए। फिर जैसे आज हम बोलते हैं कि साहब का मतलब जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, मैं भी यही बोलना चाह रही थी, है ना, कि जब हमारे को श्रावण महीना लगी हो ना, हाँ, तो सावन का महीना हमें एहसास ही नहीं हुआ कि सावन लगा हुआ है। मतलब अचानक से आ रही बारिश और चुप हो जा रही। कभी इन होता कि लगातार बारिश लगी हो रही है। मैं जाना बोलते झेड़, अब झेड़ केवल जुबान पे हमारे के झेड़ बोलते हैं हमारे गढ़वाली में। जब लगातार बारिश लगती है 2-4 दिन रहती है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि झेड़। तो वो झेड़ देखने को नहीं मिल रहा है हमें। तो ये सब क्या है, असंतुलन है, हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को सजो के नहीं रख रहे हैं, उसका डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसलिए हमें वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। और बारिश भी आ रही तो कैसा आ रही, अचानक से आ रही जिससे आपदा आ जा रही, तहस नहस हो जा रहा। पहले ये चीज कहाँ देखने को मिलता था, वही नहीं है। तो ये है कि मतलब कि आज के टाइम पे मतलब जो है थोड़ा सा एक संदेश है, एक मैसेज है, जब हम वीडियो बनाते हैं इसके माध्यम में हम एक छोटी सी कोशिश की हमने आपको बताने की। तो थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूँ ना, देखो उसके हमें हर एंगल से देखना चाहिए ना। तो महाभारत के काल की कहते हैं ना कि मतलब द्वारिका डूब गई थी, तो पक्का कैसे डूबी होगी, ऐसी उस समय भी हुआ होगा, ग्लोबल वार्मिंग हुई होगी ना। अब उसको हम साफ मानते हैं कि शराब के कारण ऐसा हो गया, लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से सोचे तो जब इतना महायुद्ध लड़ा गया तो सारा मतलब जो वातावरण हमारा जो है खराब हुआ होगा उस समय का। ऐसे ही कुछ ग्लोबल वार्मिंग हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। तो जो है वो जो है द्वारिका जो जलमग्न हो गई, जो आज कल्पना की जा रही है सूखी बाढ़ आएगी। तो कहने का मतलब हमें जो आने वाले खतरों से सावधान रहना चाहिए और इसके लिए एक ही है, एक पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, जो हमारी सरकार भी मतलब जो है सबसे मतलब जो है अनुभव कर रही है, अपील कर रही है। और अब जो है इसके लिए वृक्षारोपण अभियान भी किए जा रखे हैं, वृक्षारोपण जो है सप्ताह भी मनाए जा रहे हैं। तो कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन अब कितने सफल हैं कितने नहीं ये आप देख रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण में हर एक जीव का महत्व है। जैसे कि अभी आपने एक कहानी बताई वहाँ की मॉरिशस की, क्योंकि उस पक्षी को मारा उन्होंने तो पूरे वहाँ पौधे ही नहीं उगे, क्योंकि जिन बीजों को वो खाते थे तो वो बीज फूटा ही नहीं। जब फूटेगा नहीं तो नई पौध कहाँ से जमेगी। तो प्रकृति को सजोने में हर जीव का उतना ही महत्व है जितना महत्व, मतलब उससे ज्यादा महत्व तो खैर इंसान का है, पर सब चीजों का उतना है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान का बहुत बड़ा महत्व, इंसान के स्वरूप में हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वो चिंतनशील प्राणी है, उसकी चेतना सबसे ज्यादा है, उसको बुद्धिजीवी माना जाता है ना। उसके मस्तिष्क जो क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं उसके लिए, तो वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो बुद्धिमान माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है।
ये हिस्सा मतलब हाँ, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो वो जिम्मेदारी को अगर समझेगा तो तब वो मानव है, और नहीं समझेगा तो फिर तो राक्षस और उसमें क्या अंतर रह गया रह गया है। है? और इसी के साथ आपसे अपील करते हैं कि प्रकृति को संजोए रखे, स्वच्छ रखे, साफ रखे, और जहाँ तक कोशिश हो चुके तो पेड़ लगाने का जरूर सोचिए, मतलब इसे है ना? सजाने का प्रयास करें, सजाने का प्रयास करें, है, है ना? ताकि हमारा जीवन सरल सुरक्षित रहे। सरल बने, सुरक्षित बने। मतलब हम ये नहीं कि हम दूसरे लिए कर रहे हैं, ये समझे कि हम अपने लिए कर रहे कर रहे हैं, है ना? हैं। अगर आज हमें पार्क में बैठे हैं तो मतलब यहाँ भी इतना सुंदर सजा रखा है, तो बैठने में आनंद आ रहा आ है। रहा है। यहाँ से जितने पेड़ पौधे लगे हैं तो मतलब ताजी हवा आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ पौधे, प्राणवायु है ना। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो धरती बहुत सुंदर बनेगी और ये हरियाली बनी रहेगी, और हमारे जीवन में भी हरियाली बनी रहेगी। और इसी के साथ अब करते हैं ब्लॉग का समापन। बताएगा कि आजकल हम हट के ब्लॉग बना रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, और जरूर कमेंट्स में बताएगा, है ना? और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड।